औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना के और दुनिया के तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और हमारी वीडियो पे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि ईरान का इसराइल से फासला कितना है और मिसाइल किस तरह कितनी तादाद में पहुंचे, और जो आज डिस्कशन करनी है वो ये भी है कि इतनी तादाद में मिसाइल गए हैं तो दुनिया में क्या तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो सकती है? अगर ये शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? बड़ी सुपर पावरें रशिया और चाइना ये कहाँ खड़ी होगी? ये आज के टॉपिक हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे और आइंदे होने वाली जो सूरत हाल है उसका भी हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको जैसे पता है कि रात का ये वाक़या है और गुज़श्ता रात तकरीबन 1-1:30 बजे के बाद ये जो वाक़या पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये सुनने में आया कि बहुत बड़ी तादाद में, जो 200 से शायद या 400 तक की तादाद है, कि मिसाइल बहुत किस्म की बम्बास्टिक किस्म के मोबाइल उन्होंने एक इतनी भरपूर तरीके से इसराइल पे वार किया कि पूरा इसराइल लर्ज़ उठा। अच्छा जी, इसराइल का अगर हम देखे जाएं, इनकी सरहदें इसराइल की, वहाँ आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि एक साइड पे लबनान है, इजिप्ट है, सीरिया है, सऊदी अरब है। तो इसी तरह जो ईरान की सरहदें हैं वो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ हिस्सा आपका लगता है रशियन स्टेट के साथ साथ कुछ हिस्सा तुर्की के साथ भी लगता है। अब जो ईरान का अगर बाई एयर इसराइल का फासला है, ट्रेवल टाइम है, वो तकरीबन लगते हैं 7 घंटे 22 मिनट है। और जो बाई रोड जाने का फासला है वो ईरान का इसराइल तक बाई रोड अगर कोई ट्रेवल करता है तो वो फासला तकरीबन बनता है 23 घंटे 20 मिनट बताया था, तकरीबन 2200-2300 किलोमीटर के करीब ये सफ़र बनता है बाई रोड। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान के पास कितने तेज़ रफ्तार मिसाइल है और जो कि उनका इतना जो जदीद ड्रोन सिस्टम है, जो इतना ज़बरदस्त ड्रोन सिस्टम है, उसको बिल्कुल फारग करने के बाद वो ड्रोन पूरे के पूरे जाके इसराइल में गिर गए। अच्छा जी, इनके पास है जी ब्लास्टिक जो मिसाइल्स हैं और इनकी रफ्तार कहा जाता है कि ये 10 मिनट के अंदर अंदर तेहरान से या ईरान के किसी भी हिस्से से ये तेल अबीब तक पहुंच सकते हैं। 10 मिनट यानी कि 200 मिसाइल अगर 10 मिनट उनका पास सिर्फ ट्रैवल टाइम था, और वो वहाँ वो फासला जो एक त्यारा जिसकी रफ्तार आपको पता है कि कितनी तेज़ होती है, वो त्यारा जाता है 7 घंटों में, और जो मिसाइल सिस्टम है ईरान के पास वो मिसाइल पहुंच जाते हैं 10 मिनट पे। ये है ब्लास्टिक मिसाइल। और उनके पास दूसरे जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, वो इससे भी तेज़ रफ्तार है। उनकी कहा जा रहा है कि पर किलोमीटर वो रोशनी की रफ्तार से भी कोई कई गुना तेज़ चलते हैं। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये हमला तो कर दिया, हमले का अगर बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड भी बड़ा, आपको पता है कि इनका एक बड़ा कासिम सलमानी इनके एक बड़े लीडर थे, बड़े इनकी अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर थे। 2020 में ईरान में जब वो गए हुए थे तो वहाँ पे इन्होंने इसराइल में हमला करके उनको शहीद किया था। उसके बाद इब्राहिम रईसी थे, इनके जो प्रेसिडेंट थे, उनको भी एक त्यारे के हादसे में हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था। तो वो पता तो नहीं चल सका वो किसने ये तबाह किया और किस तरह हुआ, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी आजकल ये लबनान में यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह आपने देखा कि वो उनके पेजर्स थे उनसे वो फटे, तो ये टेक्नोलॉजी शक इधर ही था कि ये उन्होंने इसराइल नहीं करवाया। ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि तनाज़े की वजह क्या बन रही है, ये ईरान क्यों इतना हाइपर हुआ और उसने क्यों इतने मिसाइल दागे। खैर, और तीसरी एक बड़ी वजह वो ये थी, आपको पता है कि इस्माइल हनिया जो लीडर थे इनके मुसलमानों के, फ़लस्तीन के लीडर थे, इस्माइल हनिया ने जब आए थे इब्राहिम रईसी की वफ़ात पे उनके जनाजे में शिरकत के लिए, जब वो जनाजा पढ़ने के बाद अपनी रहाइशगाह पे गए तो वहाँ पे इसराइल ने अटैक किया और उनकी शहादत हो गई। ज़ाहिर है उनके मेहमान आए हुए थे, जब मेहमान
आए थे और वहाँ उनके घर में, उनके मुल्क में उन पर हमला हुआ, तो ज़ाहिर है अवाम बहुत गुस्से में थी। इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी नाराबाजी हुई और उन्होंने बहुत इस पे अपना रिएक्शन शो किया, जिसकी वजह से ईरान, ये किया जा रहा था, ये तसव्वुर किया जा रहा था, ये प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि हो सकता है ईरान इसका बदला ले। उसके बाद हसन नसरुल्लाह साहब, आपको पता है कि ये कुछ दिन पहले उनकी भी शहादत हुई, और ये आपको पता है कि हसन नसरुल्लाह का बहुत ताल्लुक़ था ईरान के साथ। हसन नसरुल्लाह, आप ये कह लें कि बहुत करीबी समझे जाते थे, अलाई थी। वैसे भी अगर आप जायज़ा लें लबनान में जितने भी, उसकी एक वजह है कि ईरान में ज़्यादा शिया मुस्लिम्स हैं, और इसी तरह लबनान, सीरिया, इन इलाकों में भी, इवन कि इसराइल के अंदर बहुत सारे शिया मुस्लिम्स हैं। तो बहुत सारे जो एक कहते हैं ना कि मुसलमानों के या इस एरिए में जितने लोग रेजिडेंट्स हैं, उनके दिल धड़कते हैं ईरान के साथ। तो ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसराइली यहूदी भी बसते हैं, और इसी वजह से ये तस्वर किया जाता है कि जो यहूदी ईरान के अंदर है वो उनके लिए जासूसी का काम भी करते हैं, वो उनके स्पाई एजेंट्स भी हैं। और शायद इसी वजह से आज तक ये नहीं पता चल सका कि जो इस्माइल हनिया की शहादत हुई थी वो किस तरह हुई। ये कहा जाता है कि बहुत सारे उनके, वो नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि अंडर कवर एजेंट्स, बहुत ज़्यादा जासूस उनकी गवर्नमेंट में भी, उनके बड़े बड़े ईरान के अहदों पे भी यहूदी बैठे में, जो इनको इंफॉर्मेशन, जितनी सारी मूवमेंट्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस अटैक के बाद इसराइल अटैक करेगा? यकीनन इसराइल ने इसका जवाब देने का कहा है, और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम इसका अपने टाइम, अपने वक्त के मुताबिक जब मुनासिब समझेंगे। ईरान ने बहुत फाश गलती की है और उसको इस गलती का जवाब ज़रूर मिलेगा। अब अमेरिका ने तो बिल्कुल एक पोजीशन ले ली है कि अमेरिका बिल्कुल इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि ईरान ने गलत किया, और अगर ईरान और कुछ मज़ीद कुछ इस तरह का अटैक करेगा तो हमें इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने अपनी फ़ौजें जो इस एरिए में, उनके जितने बहरी बेड़े हैं, जहाँ जहाँ उनके फ़ौजी अड्डे हैं, उनको तैयार करना है। बल्कि उससे पहले उन्होंने अपने कई तैयारा का एक पूरा फ्लीट इधर भेज दिया था, जिसमें F-16, F-15 इसी तरह के जो जदीद लड़ाका तैयारे हैं वो इस खत्ते में बचवा दिए थे इसराइल की हिफाजत के लिए। तो अब ये है कि क्या एक तरफ अमेरिका तो खड़ा हो गया, तो क्या रशिया अगर इस जंग में आता है तो क्या ऐसी छोटी सी लड़ाई दो मुल्कों के दरमियान है, तीसरी वर्ल्ड वार तो नहीं शुरू हो सकती? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तो देखें, अगर रशिया इसराइल का कनेक्शन ज़्यादा है अमेरिका के साथ, अमेरिका यूरोप के साथ, और रशिया की लड़ाई चल रही है आपको पता है पूरे यूरोप के साथ। अब अगर लामहला जो रशिया है, रूस है, वो इसके साथ तो जाएगा नहीं इसराइल के साथ, क्योंकि वहाँ अमेरिका ऑलरेडी वो सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही इसके ख़िलाफ़ पूरी तरह जब रशिया की जो लड़ाई चल रही है यूरोप में, उसमें यूरोप को सारा असला वगैरह कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए इसी वजह से ये मुखालफत तो एक दूसरे की कर रहे हैं, ओपनली खुल्लम खुल्ला ये सामने आकर लड़ नहीं रहे, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों बड़ी ताकतें हैं। लिहाजा जो रशिया है, रूस है, वो उस तरफ नहीं जाए। तो यकीनन अगर ईरान के साथ इस खित्ते में वो खड़ा होता है तो फिर हो सकता है कि इसराइल इतनी जल्दी या इस तरह डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश ना करे। रही बात चाइना की, चाइना इतना एग्रेसिव प्लेयर नहीं है पूरी दुनिया में। वो बड़े तरीके से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने में लगे हुए हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी में बड़े आगे निकल गए, उनकी सारी दुनिया उनकी मंडी है, तो वो बड़े तरीके से वॉच एंड सी की पॉलिसी में रहते हैं। वो बहुत इस तरह एग्रेसिवली नहीं आएंगे, वो बड़े आराम से देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। अब रह गया जी पाकिस्तान। पाकिस्तान का मसाइल ये है कि पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि किसी गरीब मुल्क क्या उसने किसी की हमायत करनी या क्या मुखालफत करनी, जिसको अपनी रोटी के लाले पड़े हों तो वो सिर्फ नारेबाजी कर सकता है। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये कि माशी सूरत हाल
पाकिस्तान की ऐसी है, अभी हमने IMF से कर्ज़ा लिया, अभी उनकी बाकी एक साथ बाकी हैं, तो हम अमेरिका को पाकिस्तान तो नाराज़ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है एक प्रेशर भी होगा, हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद एक जो शिया मुस्लिम्स की है उनका प्रेशर भी होगा, तो यकीनन पाकिस्तान भी ये करेगा कि हम जितने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको इकट्ठा करें, OIC का इजलास बुलाएं, सारे इकट्ठे होकर कोई फ़ैसला करें। पाकिस्तान भी इस तरह की पॉलिसी अपनाएगा और यकीनन डायरेक्टली मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की फ़िलहाल नहीं लगता मुझे कि पाकिस्तान डायरेक्टली इस वॉर में जाएगा किसी का भी, यानी ओपनली अगर हमायत नहीं ईरान की कर सकता तो मुखालफत भी नहीं इसराइल की करेगा। तो लगता है ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब, बड़ी खौफनाक और बड़ी समझने के ऐसी सूरत हाल बन गई है कि कोई बंदा इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि इसराइल ने यकीनन जवाब भी देना है और हमला भी करेगा और लड़ाई छिड़ भी सकती है। अब तक की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन बहुत सारे पाकिस्तान में जो ईरान से होकर फ़्लाइट यूरोप वगैरह में जाती थी, टर्की जाती थी, वो बंद कर दिए हैं और बाकी सारी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो यकीनन आने वाले दिनों में मज़ीद उनमें कमी आएगी और जो पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात का बास बन सकती है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।